हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी कुछ पुरानी हॉरर स्टोरीज़ का एक कॉम्पाइलेशन वीडियो। ये कॉम्पाइलेशन वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इससे मुझे थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी और साथ ही आपको भी एक साथ कई सारी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ भाई लोग, पुरानी स्टोरीज़ से आप नाराज़ मत होना। आप ये वीडियो ये समझ के देख लेना कि इससे मेरी हेल्प हो रही है। बाकी नया वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा और अब की बार मैंने कुछ नए टॉपिक्स भी चुने हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो सारे वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने सेकंड चैनल पर भी वीडियो डालने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माइक भी ख़राब हो गए थे, लाइटिंग व्यवस्था सब ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने सेकंड चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया था। लेकिन मैं जल्द ही सेकंड चैनल पर भी वीडियो डालूंगा जो कि सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर आधारित होंगे। उनमें से ज़्यादातर वीडियो एलियन से जुड़े होंगे। खैर, ये था इंट्रो और अब आप हॉरर स्टोरीज़ का मज़ा लीजिए। मेरा नाम शिवांश है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई बहुत डरावनी घटना नहीं है, लेकिन वो कोई नॉर्मल घटना भी नहीं है और इस घटना का मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया है। दरअसल ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। तभी एक बार की बात है, मैं और मेरा भाई हम दोनों रात के समय एक ही बेड पर सो रहे थे। दरअसल मेरे घर में मैं और मेरा भाई एक ही कमरे में सोते हैं और बाकी के परिवार के लोग दूसरे कमरों में सोते हैं। तो एक रात की बात है, मैं और मेरा भाई अपने बेड पर सो रहे थे। तभी रात के लगभग 1 बजे न जाने किस वजह से मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे बेड से कुछ फुट की दूरी पर ही मेरे दादाजी एक कुर्सी पर बैठकर मुझे घूर रहे हैं। दरअसल हम अपने कमरे में एक 0 वाट का बल्ब जलाकर सोते हैं और उसी बल्ब की रोशनी में मैं अपने दादाजी को देख रहा था, जो कि मेरे बेड से कुछ फुट की दूरी पर बैठकर मुझे घूर रहे थे। वो जिस कुर्सी पर बैठे थे वो कुर्सी भी आगे पीछे हिल रही थी। उस समय मेरे दादाजी बहुत ही डरावने लग रहे थे और उनके चेहरे पर उस समय कोई भी हाव भाव नहीं था। वो बिल्कुल किसी प्रेत की तरह लग रहे थे। पर सोचने वाली बात यह है कि वो मेरे दादाजी का भूत भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे दादाजी तो जिंदा थे, बल्कि मेरे दादाजी उस रात को हमारे कमरे के 1 फ्लोर ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैं अपने दादाजी पर नज़र रखते हुए ही बगल में सो रहे अपने भाई को जगाने लगा। मैंने अपने भाई को ज़ोर से हिलाया ताकि वो भी उठकर देखे कि ये सब क्या हो रहा है। पर जैसे ही मेरा भाई उठा, वैसे ही मेरे दादाजी मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गए। और तो और मेरे दादाजी जिस कुर्सी पर बैठे थे वो कुर्सी भी उन्हीं के साथ गायब हो गई। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये सब था क्या। फिर तभी मेरा भाई भी उठ गया और उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ। तो मैंने उसे बताया कि अभी थोड़ी ही देर पहले दादाजी हमारे पास ही एक कुर्सी पर बैठकर हमें घूर रहे थे और जैसे ही मैंने तुम्हें जगाया वैसे ही वो गायब हो गए। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ज़रूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। फिर अगले दिन मैंने ये बात अपने घर वालों और दोस्तों को बताई। सबने मुझसे यही कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैंने उस रात क्या देखा था। मुझे लगता है कि वो कोई छलावा था जो मेरे दादाजी का रूप लेकर मेरे कमरे में आया था, लेकिन किसी खास वजह से वो मेरा या मेरे भाई का कुछ भी बुरा नहीं कर पाया। खैर, जो भी हो, आज भी उस रात को याद करके मैं थोड़ा डर जाता हूँ। मेरा नाम मयंक है। मैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले साल यानी कि सन 2018 में घटी थी। दरअसल पिछले साल मैं 10वीं क्लास में था और मैं अपने घर से स्कूल पैदल ही आता जाता था। मेरे घर से स्कूल के बीच बहुत से खेत और बाग बगीचे पड़ते हैं। मैं पैदल ही उन खेतों और बागों को पार करके स्कूल जाता था और स्कूल से घर वापस आता था। तो एक बार की बात है, मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था। उस समय दोपहर का वक्त था। मैं पैदल ही अपना बस्ता लेकर आराम से अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा था। तभी रास्ते में आम के एक बाग के पास मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन उस बाग के आसपास मेरे अलावा और कोई भी नहीं था।
और तो और उस आम के बाग के पास एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और एक अजीब सी मनहूसियत सी लग रही थी उस बाग के पास। ऐसा महसूस होते ही मैं डर गया और डर के मारे मैं तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक ही मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया। वो बच्चा तकरीबन 3 या 4 साल का रहा होगा और उस बच्चे ने कुछ भी नहीं पहना था। वो बिल्कुल नंगा था। वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उस बच्चे को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं था, फिर अचानक से ये बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया। फिर मैंने सोचा कि शायद गांव का ही कोई बच्चा होगा जो खेलते खेलते यहाँ तक आ गया होगा। फिर मैं उस बच्चे से उसका नाम पूछते हुए उसके पास जाने लगा। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है, तेरे पापा का नाम क्या है। इतना बोलते हुए मैं उस बच्चे के पास जा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से बाइक पर एक अंकल भी वहाँ आ गए। फिर उन अंकल ने भी अपनी गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, ये बच्चा किसका है। तो मैंने उन अंकल से कहा कि मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, ये तो बस यहाँ खड़ा होकर रोए ही जा रहा है। फिर मैंने उन अंकल से कहा कि शायद ये बच्चा गांव से खेलते खेलते रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मेरी बात सुनकर वो अंकल भी गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। उन अंकल ने भी उस बच्चे को आवाज़ लगाकर पूछा कि बेटा तू कहाँ से आया है, तेरे मम्मी पापा कौन हैं। फिर मैं और वो अंकल हम दोनों उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। फिर जैसे ही हम दोनों उस बच्चे के थोड़ा करीब पहुँचे तो वो बच्चा एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन वो बच्चा किसी छोटे बच्चे की तरह नहीं हंस रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 30-40 साल का आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। उस बच्चे की वो भयानक हंसी सुनकर मैं और वो अंकल हम दोनों ही बहुत डर गए। फिर एकदम से वो बच्चा हमसे दूर भागा और थोड़ी ही दूर जाकर वो गायब हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्चा मेरी और उन अंकल की, हम दोनों की आंखों के सामने ही गायब हो गया। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सब था क्या। फिर उन अंकल ने हड़बड़ाते हुए मुझसे कहा कि जल्दी से मेरी गाड़ी पर बैठो। फिर मैं उन अंकल की गाड़ी पर बैठ गया। उसके बाद उन अंकल ने मुझसे मेरे घर का पता पूछकर मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। जब उन अंकल ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक छलावा था और अच्छा हुआ कि मैं भी गाड़ी लेकर वहाँ से गुजर रहा था, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। फिर उन अंकल ने मुझे एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अब कभी भी तुम उस रास्ते से अकेले मत जाना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर उसी दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरा। फिर जब मैंने वो बच्चे वाली बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वाले मुझे एक पंडित जी के पास ले गए और उन पंडित जी ने मेरे घर में आकर एक पूजा की और मुझे एक माला पहनने को दी, जिसे पहनने के बाद मेरा बुखार ठीक हो गया। मेरा नाम अदनान है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटे कुछ बिल्कुल सच्चे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स बताऊँगा। ये बात है सन 2011 की। तब मेरी उम्र 10 साल थी। तो 2011 में मैं और मेरा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। नए घर में शिफ्ट होने के कुछ महीनों बाद ही मैंने ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन की थी। फिर नए घर में शिफ्ट होने के लगभग 1.5 साल बाद एक दिन जब मैं शाम के 4 बजे अपनी ताइक्वांडो क्लासेस से वापस अपने घर आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस के एक घर में भीड़ लगी हुई है। भीड़ देखकर मैं भी अपने पड़ोस वाले घर गया, ये पता करने कि आखिर हुआ क्या है। फिर जब मैंने उस घर में जाकर थोड़ी पूछताछ की तो मुझे मालूम पड़ा कि उस घर में रहने वाली एक लड़की ने अपने घर की खिड़की से मेरे घर के किचन में इंसान के आकार का एक काला साया देखा था। उस काले साये की आंखें बिल्कुल लाल थीं और जब उस काले साये ने अपनी नज़र उस लड़की की तरफ की तो वो लड़की डर के मारे चीख पड़ी और चीखने के बाद वो बेहोश हो गई। ये सारी बातें होश में आने के बाद खुद उस लड़की ने ही बताई थी। उस लड़की की ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था क्योंकि वो काला साया मेरे घर में ही दिखा था और वैसे भी मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास करता हूँ, तो मेरा डरना लाजमी था। खैर, मेरे घर में मेरा अपना एक अलग कमरा है और मेरे अम्मी अब्बू का अलग। मैं अपने कमरे में रोज़ रात को लगभग 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करके सो जाता था। ये मेरा डेली का रूटीन था। तो एक बार रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक से मुझे बहुत ठंड लगने लगी। ठंड लगने पर मुझे काफ़ी हैरानी हुई
क्योंकि उस समय सितंबर का महीना चल रहा था और पूरे कोलकाता में उस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। फिर ठंड लगने पर मैंने अपने कमरे का एसी भी बंद कर दिया, लेकिन एसी बंद करने के बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर उस दिन के बाद से रोज़ाना रात को सोते समय मुझे बहुत ठंड लगती थी। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ लड़का मेरे कमरे के कोने में खड़ा होकर सीधा मुझे घूर रहा था। उस जले हुए लड़के को अपने कमरे में खड़ा देखकर डर के मारे मेरी क्या हालत हुई थी ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। खैर, मैं ये तो समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये पक्का कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया था और बिना मेरे दरवाज़ा खोले कोई भी इंसान मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर उस लड़के को देखकर डर के मारे मेरा पूरा शरीर बिल्कुल जम गया। मैं ना चिल्ला पा रहा था और ना हिल पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही डर के मारे मैं बेहोश हो गया। फिर जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो लड़का अब मेरे कमरे में नहीं था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। फिर मैं भागकर अपनी अम्मी के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि आज से 3 साल पहले इसी घर में एक लड़के को कुछ लोगों ने काला जादू करते हुए पकड़ा था। फिर पकड़ने के बाद वो लोग उस लड़के को एक सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ पर उन लोगों ने उस लड़के को जिंदा जलाकर मार डाला। हो सकता है कि जिसे तुमने देखा वो उसी लड़के की आत्मा हो। ये सारी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इस घटना के कई दिनों बाद एक रात को मैं टॉयलेट करने के लिए गया तो टॉयलेट का दरवाज़ा खोलने से पहले ही अचानक से लाइट चली गई, तो मजबूरन मुझे अंधेरे में ही टॉयलेट जाना पड़ा। फिर जैसे ही मैं टॉयलेट के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे इंसान के आकार की कोई चीज़ दिखाई दी। उस चीज़ की लंबाई कम से कम 8 फुट रही होगी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उस आकृति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। फिर मैं तेज़ी से टॉयलेट के बाहर निकल आया और मेरी चीख सुनकर मेरे अम्मी अब्बू भी वहाँ पर आ गए। फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे अम्मी अब्बू ने टॉयलेट के अंदर जाकर देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद कई दिनों तक मैं रात को सही से सो भी नहीं पाया था। फिर इस घटना के कई हफ्तों बाद एक बार मेरी अम्मी किसी काम से किचन में जा रही थी। मेरी अम्मी ने अंदर जाने के लिए जैसे ही किचन का दरवाज़ा खोला वैसे ही उन्हें भी वही इंसानी आकृति दिखाई दी जो मैंने टॉयलेट में देखी थी। मेरी अम्मी ने देखा कि वो आकृति किचन से निकलकर सीधा टॉयलेट की तरफ चली गई। फिर मेरी अम्मी भी उस चीज़ के पीछे भागते हुए टॉयलेट तक चली गई। वहाँ पहुंचकर अम्मी ने तुरंत ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अम्मी ने देखा कि एक बड़ा सा काला साया टॉयलेट में खड़ा था। अम्मी को देखते उस काले साये ने अम्मी के हाथ पर अपना पंजा मार दिया। फिर अम्मी डर के मारे चीख पड़ी। अम्मी की चीख सुनकर मैं और अब्बू जल्दी से भागकर अम्मी के पास पहुँचे। हमारे वहाँ पहुँचते ही अम्मी ने हमें बताया कि उन्होंने टॉयलेट में एक बड़े से इंसानी साये को देखा है और उस साये ने उनके हाथ पर खरोंच भी मारी है। अम्मी की बात सुनकर हमने टॉयलेट के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर हमने अम्मी के हाथ पर बने खरोंच के निशान को देखा। उस निशान को देखकर हम बहुत डर गए, क्योंकि वो खरोंच का निशान बहुत बड़ा था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बड़े से टाइगर ने उनके हाथ पर खरोंच मारी हो। इस घटना के बाद भी मेरे घर में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। जैसे उस समय हमारे घर में पानी रखने के लिए कई ड्रम हुआ करते थे। वो सारे ड्रम मेरे कमरे में ही रखे रहते थे, क्योंकि मेरा कमरा सबसे बड़ा था। उन पानी के ड्रमों के बारे में एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता था कि वो पानी के ड्रम अपने आप इधर से उधर हो जाते थे। मतलब जब मैं स्कूल जाता था तो वो ड्रम अपनी जगह पर होते थे, पर जब मैं स्कूल से लौटता था तो वो ड्रम दूसरी जगह पर होते थे। मैंने ये बात काफ़ी दिनों तक नोटिस की, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अम्मी उन ड्रमों को इधर उधर कर देती होंगी। फिर एक दिन मैंने अम्मी से पूछा कि क्या आप उन पानी के ड्रमों को इधर उधर करती हैं। अम्मी ने कहा, नहीं, मैं कोई भी ड्रम इधर उधर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ज़रूरत के समय ही कोई ड्रम छूती हूँ। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ड्रम के अपने आप इधर उधर होने वाली बात का पता लगाने के लिए मैंने उन पानी के ड्रमों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। दिन के समय भी मैं जब भी घर पर होता उन ड्रमों पर नज़र रखता, और रात के समय भी मैं उठ उठ कर उन ड्रमों को देखता रहता। मेरे नज़र रखने के बाद भी ड्रम अपनी जगह से इधर उधर हो जाते थे, लेकिन मैं ये नहीं देख पाता था कि आखिर वो ड्रम इधर उधर कैसे हो जाते हैं। फिर एक बार मैंने सोचा कि आज की पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं,
बल्कि जाग कर देखूंगा कि ये ड्रम अपने आप इधर उधर कैसे हो जाते हैं। तो उस रात में सोया नहीं, बल्कि जाग कर देखता रहा कि ये ड्रम इधर उधर कैसे होते हैं। फिर रात के लगभग 2-2:30 बजे मैंने देखा कि कुछ ड्रम अपने आप ही इधर से उधर खिसक रहे हैं। ये देखकर मैं डर गया और तुरंत ही भागकर मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास गया और उनको ड्रम के अपने आप खिसकने वाली बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे अब्बू ने कहा कि ज़रूर तुम्हें वहम हुआ है, इसलिए चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके बाद अगले ही दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। फिर मेरी अम्मी ने मुझे मेरे अब्बू के साथ उन्हीं के एक दोस्त के पास भेजा। मेरे अब्बू के उन दोस्त का नाम मुस्तकीम था। वो भूत भगाने में माहिर थे। फिर जब हम उनके पास पहुँचे तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि इसके ऊपर एक खबीस की बुरी नज़र है। वो खबीस इसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। मुस्तकीम अंकल की ये बात सुनकर मेरे अब्बू डर गए। फिर मेरे अब्बू ने मुस्तकीम अंकल से कहा कि आखिर हम इस खबीस से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो मुस्तकीम अंकल ने कहा कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे घर आकर उस खबीस का इलाज कर दूंगा। उसके बाद अगले ही दिन मुस्तकीम अंकल हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर से भूत भगाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे पूरे घर पर मंत्रों से फूंका हुआ पानी छिड़का और वो खुद भी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जब मुस्तकीम अंकल हमारे घर का शुद्धिकरण कर रहे थे तभी हमारे घर में एकदम से काफ़ी हलचल शुरू हो गई। जैसे हमारे घर के कुछ बर्तन अपने आप गिरने लगे और लाइट भी अपने आप जलने बुझने लगी। और तो और बीच बीच में किसी आदमी के चीखने की आवाज़ भी आ रही थी। उस समय हमारे घर का माहौल बहुत ही भयानक हो गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही अचानक से सब कुछ शांत हो गया। फिर घर का शुद्धिकरण करने के बाद मुस्तकीम अंकल ने हमसे कहा कि ये खबीस इस घर में पिछले 5 साल से अपना डेरा जमाए हुए था। वैसे तो मैंने इसे भगा दिया है, पर दोबारा ये कभी भी इस घर में वापस आ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये पानी देकर जा रहा हूँ। ये पानी कुरान शरीफ की कुछ आयतों से फूंका हुआ है। आप लोगों को बस ये करना है कि 60 दिनों तक हर रोज़ मगरिब की नमाज यानी कि शाम की नमाज के पहले इस पानी को पूरे घर में छिड़कना होगा। इतना काम करने के बाद वो खबीस कभी भी इस घर में वापस नहीं आ पाएगा। इतना बोलकर मुस्तकीम अंकल चले गए। फिर हमने 60 दिनों तक अपने पूरे घर में हर रोज़ मगरिब की नमाज के ठीक पहले उस पानी का छिड़काव किया। पर इतना सब करने के बाद भी कभी कभी मुझे वो जला हुआ लड़का दिखाई दे जाता है। मैंने ये बात मुस्तकीम अंकल को भी बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़के की आत्मा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। उस आत्मा को तुमसे लगाव हो गया है, इसलिए वो आत्मा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगी। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ। ये ताबीज़ तुम हमेशा पहने रखना। इस ताबीज़ की वजह से तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। इतना कहकर मुस्तकीम अंकल ने मुझे एक ताबीज़ दिया। फिर मैंने मुस्तकीम अंकल से पूछा कि आखिर उस लड़के की आत्मा को मुझसे लगाव क्यों हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। मुस्तकीम अंकल ने यह भी कहा कि वो लड़का तुम्हें मरते दम तक दिखेगा और तुम्हें हर बुरी शक्ति से वो बचाएगा। मुस्तकीम अंकल की बात सही थी, क्योंकि आज भी वो लड़का कभी कभी मुझे दिखाई दे जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम NN गोस्वामी है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। दरअसल हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव के लोग काफ़ी निडर और बहादुर होते हैं। और आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी काफ़ी जवान थे। वो एक गांव से दूसरे गांव अकेले ही पैदल चले जाते थे। चाहे दिन हो या रात, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन जब भी वो कहीं जाते थे तो हमेशा वो अपने साथ एक लाठी रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। उन्हें लाठी चलाना बहुत अच्छे से आता था। दरअसल गांव में लोग लाठी को बहुत कारगर और खतरनाक हथियार की तरह मानते हैं और आज भी गांव के लोग लड़ाई झगड़े में लाठियों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खैर, कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, मेरे दादाजी किसी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे। वो दोपहर के वक्त अपने घर से चले थे और हमेशा की तरह वो अकेले ही पैदल बस एक लाठी लेकर निकले थे।
अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग गए। फिर वहां पहुंचकर मेरे दादाजी ने अपना काम निपटाया और फिर जब वो वापस आने लगे तब उनके रिश्तेदार ने उनसे कहा कि शाम हो चुकी है, तुम्हें घर तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए यहीं सो जाओ। लेकिन मेरे दादाजी ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे घर पर बहुत काम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और इतना कहकर मेरे दादाजी अपने घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में रात हो गई, पर मेरे दादाजी बिना डरे रात के घुप अंधेरे में भी अकेले ही खेतों और बागों को पार करते हुए अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। मेरे दादाजी अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक सूखी झील मिली जिसमें घुटनों तक पानी भरा था। अपने घर तक जाने के लिए मेरे दादाजी को वो सूखी झील पार करनी ही थी, इसलिए मेरे दादाजी उस घुटनों तक गहरी झील को पार करने लगे। मेरे दादाजी उस झील में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि एक पीतल की थाली जिसमें 4 दिए जल रहे हैं उनसे थोड़ी ही दूरी पर तैरती हुई निकल गई। मेरे दादाजी ने सोचा कि हो सकता है कि किसी ने कोई पूजा पाठ की होगी और किसी रीति रिवाज के अनुसार इस पीतल की थाली में 4 दिए जलाकर उसे इस सूखी झील में छोड़ दिया होगा। ये सोचकर मेरे दादाजी आगे बढ़ गए, पर 2-3 कदम आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि वही पीतल की थाली जिसमें 4 दिए जल रहे थे फिर से तैरते हुए उनके पास से निकली। अब मेरे दादाजी थोड़ा घबरा गए और सोचने लगे कि पानी में तो कोई बहाव भी नहीं है, तो यह थाली अपने आप इधर से उधर तैर कैसे रही है। पर मेरे दादाजी ने इस बात पर ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ना सही समझा और वो फिर से आगे बढ़ने लगे। पर एक बार फिर से वो पीतल की थाली मेरे दादाजी के बिल्कुल बगल से तैरते हुए निकली। अब मेरे दादाजी समझ चुके थे कि पक्का ये कोई ऊपरी चक्कर है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेना चाहिए। फिर मेरे दादाजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, पर अब की बार वो पीतल की थाली जिसमें 4 दिए जल रहे थे मेरे दादाजी के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। ये देखकर मेरे दादाजी बहुत डर गए, पर उन्होंने अपने डर को काबू में किया और अपनी लाठी को उठाकर चिल्लाते हुए कहा कि तुम जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अपनी लाठी से वार कर दूंगा। मेरे दादाजी के इतना कहने पर वो थाली जिसमें दिए जल रहे थे तैरते हुए उनके रास्ते से हट गई। फिर मेरे दादाजी अपने घर चले गए। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और जो भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे गांव में आज से लगभग 15-16 साल पहले घटी थी। दरअसल मेरा गांव उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में पड़ता है। पीलीभीत अपने जंगलों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। पीलीभीत के जंगल दिन में जितने सुंदर लगते हैं, रात में वो उतने ही भयानक हो जाते हैं। मेरा गांव भी जंगल के पास में ही है। मेरे गांव को शहर से जोड़ने वाले 2 रास्ते हैं। दोनों ही रास्ते बिल्कुल अगल बगल में हैं और दोनों ही रास्ते जंगल के पास से होकर गुजरते हैं। दोनों में से एक रास्ते पर एक मजार बनी हुई है और ज़्यादातर लोग उसी मजार वाले रास्ते से ही आते जाते हैं। मजार वाला रास्ता सेफ माना जाता है, इसलिए लोग रात में भी उस रास्ते से बिना डर के आते जाते हैं। पर दूसरा रास्ता भूतिया माना जाता है और गांव वाले कहते हैं कि इस रास्ते पर कई भूत प्रेत और चुड़ैलें लगती हैं, इसलिए लोग दिन में भी उस रास्ते से बहुत कम ही निकलते हैं और रात में तो उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। एक दिन हमारे गांव का एक आदमी जो शहर में काम करता था, वो रोज़ साइकिल से शहर जाता था और काम करके रात को गांव वापस आ जाता था उसी मजार वाले रास्ते से। एक बार वो आदमी रात को शहर से गांव में अपने घर आ रहा था, लेकिन गलती से वो मजार वाले रास्ते की जगह दूसरे रास्ते पर चला गया। वो आदमी उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उस औरत को देखकर उस आदमी ने अपनी साइकिल रोक दी और सोचने लगा कि इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। फिर वो आदमी अपनी साइकिल से उतरकर उस औरत के पास जाने लगा, पर तभी एकदम से उसे याद आया कि आज वो गलत रास्ते पर आ गया है। बस इतना ख्याल दिमाग में आते ही वो आदमी भागते हुए उस मजार के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो औरत खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा उस आदमी की तरफ घुमाया। उस औरत के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था।
और तो और उस औरत के दांत और नाखून भी बहुत ही बड़े बड़े थे। ये सब देखकर वो आदमी बहुत डर गया, पर तभी उस औरत ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, वरना आज मैं तुझे मारकर खा जाती। इतना बोलने के बाद वो औरत एकदम से गायब हो गई। फिर वो आदमी डरा सहमा सा पूरी रात उसी मजार के पास बैठा रहा। फिर अगले दिन सुबह हो गई और वो अपनी साइकिल उठाकर अपने घर चला गया और रात में घटी सारी बात गांव वालों को बताई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 20 साल पहले गुवाहाटी के सरायघाट पुल पर घटी थी। दरअसल आज से लगभग 20 साल पहले मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। एक बार की बात है, मेरे कॉलेज के ही एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर पार्टी पर बुलाया था। मेरे और भी कई दोस्त उसके घर पर आए हुए थे। हम सब ने पार्टी में खूब शराब पी और खूब डांस भी किया। फिर रात के 2 बजे मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अकेला ही अपने घर को जा रहा था क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के घर मेरे घर से अलग रास्ते पर पड़ते हैं। मैं अपनी बाइक लेकर जा ही रहा था कि तभी सरायघाट पुल के पास मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। मैंने उस लड़की के पास जाकर अपनी बाइक रोक दी। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे पुल के उस पार तक छोड़ देंगे। मैं नशे में तो था ही। मैंने उस लड़की से कहा कि क्यों नहीं, आप मेरी गाड़ी पर बैठिए, मैं अभी आपको पुल के उस पार तक छोड़ देता हूँ। फिर वो लड़की मेरी गाड़ी पर बैठ गई और मैं उसे लेकर आगे जाने लगा। मैं अभी पुल के बीचों बीच पहुँचा ही था कि मेरी बगल से एक ट्रक निकला। उस ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत घूर के देख रहा था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी 2-3 और ट्रक मेरी बगल से निकले। उन सभी ट्रकों के ड्राइवर मुझे बहुत घूर के देख रहे थे। मैंने सोचा शायद मेरी गाड़ी पर लड़की बैठी है, इसलिए वो सब मुझे घूर रहे हैं। फिर तभी एक सरदार जी ट्रक लेकर मेरी बगल में आए। वो भी मुझे घूरने लगे। फिर उन सरदार जी ने अपनी बगल से एक लाठी उठाई और मुझ पर चिल्लाने लगे कि ए रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ, रुक। मैं डर गया और सोचने लगा कि आखिर ये सरदार जी मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी ताकि मैं उन सरदार जी से अपना पीछा छुड़ा सकूं। पर मैं नशे में था, इसलिए मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और मैं गाड़ी लेकर गिर पड़ा। फिर वो सरदार जी अपना ट्रक रोककर मेरे पास आए। मैंने गुस्से से सरदार जी से कहा कि क्या बात है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तब सरदार जी ने मुझसे कहा कि जरा अपने पीछे देखो। जब मैंने अपने पीछे देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की जिसने मुझसे लिफ्ट ली थी न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी और मेरी सफ़ेद शर्ट पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी और तो और मेरे कंधे से बहुत खून भी बह रहा था। ये सब देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मेरे कॉलेज के सारे दोस्त वहीं पर थे। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे बताया कि एक सरदार जी ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और मेरे मोबाइल फ़ोन से ही हम सबको खबर दी कि तुम इस अस्पताल में भर्ती हो। मेरे एक दोस्त ने ही मुझसे बताया कि जब हम अस्पताल पहुँचे तो सरदार जी ने हमें सारी कहानी कुछ इस तरह बताई। सरदार जी ने कहा कि मैं ट्रक लेकर सरायघाट पुल से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र तुम्हारे दोस्त पर पड़ी। मैंने देखा कि एक लड़की तुम्हारे दोस्त की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और उसके दांत तुम्हारे दोस्त के कंधे में बहुत गहरे धंसे हुए थे और उसके कंधे से बहुत खून निकल रहा था और वो लड़की तुम्हारे दोस्त का खून पी रही थी और तुम्हारे दोस्त को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई उसका खून पी रहा है। ये देखते ही मैंने तुरंत अपनी लाठी उठाई और उस लड़की पर चिल्लाने लगा कि रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ। मेरे इतना चिल्लाने पर वो लड़की जानवरों की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ पलटी। फिर मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से तुम्हारे दोस्त के खून से सना हुआ था और उस लड़की के दांत भी बहुत बड़े बड़े थे। मैं समझ गया कि ये पक्का कोई चुड़ैल है, क्योंकि ऐसे दांत इंसानों के नहीं होते। फिर वो चुड़ैल किसी मेंढक की तरह चलती गाड़ी से उछली और हवा में ही गायब हो गई। फिर तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेकर गिर पड़ा और मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। दोस्तों, ये सारा किस्सा सुनने के बाद मैं बिल्कुल दहल गया
और सोचने लगा कि अगर वो सरदार जी ना होते तो वो चुड़ैल तो शायद मेरी जान ही ले लेती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं कोलकाता से हूँ। और जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल उस समय मैं एक हॉस्टल में रहता था और मेरे हॉस्टल के बगल में एक और हॉस्टल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, और उस दूसरे हॉस्टल में मेरे सीनियर रहते थे। मेरे सीनियर उस हॉस्टल को हवेली कहते थे और मेरे सीनियर अक्सर ही जूनियर को अपने हॉस्टल में बुलाकर उनकी रैगिंग करते थे। मेरे सीनियर का जूनियर में काफ़ी खौफ था। एक दिन मेरे सीनियर्स ने मुझे भी उसी हवेली वाले हॉस्टल में बुलाया मेरी रैगिंग करने के लिए। मेरे सीनियर्स ने मेरी रैगिंग भी की, लेकिन मेरे सीनियर्स के और मेरे ख्यालात काफ़ी कुछ एक जैसे थे, इसलिए हमारे बीच दोस्ती हो गई। फिर मैं अक्सर ही अपने सीनियर से मिलने उनके हॉस्टल जाने लगा। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरे सीनियर्स के हॉस्टल की छत से किसी दरवाजे के बहुत तेज तेज से खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती हैं। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भैया जी ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। तो भैया जी ने जवाब दिया कि ये तो हमें भी नहीं पता कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, बस ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर छत के किसी कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खुलता और बंद होता रहता है। कई बार हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा भी, लेकिन ऊपर सारे कमरों में तो ताला लगा हुआ है, इसलिए दरवाज़ा खुलने और बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब तो हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। अपने सीनियर की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर उसी दिन मैं अपने सीनियर के हॉस्टल की छत पर गया, ये देखने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आती हैं। छत पर जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो वाकई में सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। ये देखकर मुझे अजीब तो लगा, पर फिर मैंने सोचा कि वो आवाज़ें शायद कहीं और से आती होंगी, और फिर मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। मेरे सीनियर बहुत नशा करते थे। वो गांजा और शराब बहुत पीते थे। मैं भी उनके साथ रहकर नशा करने लगा था। एक दिन मैंने अपने सीनियर के साथ उन्हीं के हवेली वाले हॉस्टल में बहुत शराब पी। उस दिन शराब की पार्टी देर रात तक चली और मैं बहुत नशे में हो गया। काफ़ी नशे में होने की वजह से मैं अपने सीनियर के ही हॉस्टल में सो गया। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था और रात को सोते वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मुझे अच्छे से याद है उस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे, वैसे ही बाथरूम की लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही मैं डर गया, पर 10-15 सेकंड बाद ही लाइट फिर से जल गई। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर बंद हो गई और उसके बाद लाइट फिर से जल गई। 2-3 बार इसी तरह से लाइट जली और बुझी। ये देखकर मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने वापस अपने कपड़े पहने और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया। बाथरूम से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर काले सफ़ेद रंग की एक बिल्ली बैठी है। मुझे देखते ही वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर मैंने पीने वाले पानी से अपना मुंह धोया, क्योंकि कोलकाता की गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है, और ऊपर से डर के मारे मुझे पसीना अलग आ रहा था। खैर, फिर मैंने अपना हाथ मुंह पोंछा और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने रात के 3:30 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। उसके बाद मैं सो गया। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। उसके बाद सेकंड ईयर से मैं उसी हवेली वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। ये वही हॉस्टल था जिसमें दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी। अब दोस्तों, मैं आपको अपने लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं लास्ट ईयर में था तो मुझे हॉस्टल के वार्डन ने 3रे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था और मेरे बगल वाले रूम में एक मुस्लिम लड़के को भी शिफ्ट किया गया था। 3रे फ्लोर पर बस हम 2 लोग ही रहते थे और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं उस लड़के को खान कह के बुलाता था। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3रे फ्लोर के ऊपर छत थी और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें वहीं से आती थीं। वो आवाज़ बहुत तेज़ होती थी, जैसे कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोल रहा है और बहुत तेज़ से दरवाज़ा बंद कर रहा है। खैर, फिर धीरे धीरे हमें उन आवाज़ों की आदत हो गई। 3रे फ्लोर पर आने के कई दिनों बाद तक तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक दिन मैं अपने हॉस्टल की लॉबी में
घूम घूम कर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मैंने अचानक से उसी काली सफ़ेद बिल्ली को देखा जो मुझे एक बार पहले भी बाथरूम के बाहर दिखी थी जब मैं नहाने जा रहा था। वो बिल्ली भागते हुए बाथरूम की तरफ गई। मैं भी उस बिल्ली के पीछे गया ये देखने के लिए कि वो कहाँ गई है। वहाँ पर 3 बाथरूम थे। मैंने तीनों बाथरूम में देख लिया लेकिन वो बिल्ली मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने सोचा शायद वो बिल्ली कहीं और भाग गई होगी। फिर मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी वो बिल्ली भागते हुए मेरे आगे से निकलकर छत की तरफ चली गई। उस बिल्ली को देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर मैं चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। पर 10-15 मिनट बाद ही मेरे बगल वाले कमरे से उसी मुस्लिम लड़के के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने जब उस लड़के की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर उसके कमरे की खिड़की पर गया और वहाँ जाकर मैं ज़ोर से चिल्लाया कि खान भाई क्या हुआ? क्या हुआ खान भाई? उठ जा भाई, क्या हुआ? मेरे इतना चिल्लाते ही वो नींद से उठ गया। फिर मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि सोते हुए उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा हो। वो बहुत डर गया था, इसलिए उस रात मैं उसके साथ ही सो गया। फिर अगली रात को मैं हॉस्टल की छत पर सिगरेट पीते हुए फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मुझे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे बिल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं डर गया और मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में आने के बाद मैं अपने बेड पर बैठकर दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर जोर से हाथ मारा हो। पर ना ही खिड़की हिली और ना ही मेरे अलावा किसी और को वो आवाज़ ही सुनाई दी। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी वो आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। वो आवाज़ सुनकर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बाहर निकलने में भी मुझे डर लग रहा था। फिर उस रात ना मैं सोया और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को सोने दिया। उस रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 4 बजे तक बात की। फिर कुछ दिन तक शांति बनी रही। सिर्फ वही दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन उसकी तो मुझे पहले ही आदत पड़ चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके जल्दी सो गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक से मुझे अपने सपने में बहुत सारी काली परछाइयाँ दिखने लगीं और फिर ना ही मैं चिल्ला पा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ और मैं हवा में ऊपर उठ रहा हूँ और वो काली परछाइयाँ मेरे शरीर को इधर से उधर खींच रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपने मन में ही काली माता का नाम लेना शुरू कर दिया। काली माता का नाम लेते ही वो काली परछाइयाँ एकदम से गायब हो गईं। उसके बाद मैं उठ गया। फिर किसी तरह से मैंने वो रात काटी और अगले ही दिन मैं मंदिर गया और वहाँ से मैं हनुमान जी का एक फ़ोटो और गंगा जल लेकर अपने हॉस्टल आ गया। उसके बाद से मेरे कमरे में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही वो काली सफ़ेद बिल्ली ही मुझे दोबारा दिखाई दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन अचानक से आधी रात को मेरे बगल वाले कमरे का दरवाज़ा कोई बहुत तेज तेज से पीटने लगा। ये वही कमरा था जिसमें वो मुस्लिम लड़का रहता था। वो लड़का और मैं बहुत डर गए, पर हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे के बाहर निकलकर देख ले कि कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है। फिर हम दोनों ने ही अपने अपने कमरे से हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर हमारे कमरे के पास आया, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पूछा कि तुम लोग आवाज़ क्यों लगा रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखा। उसके बाद हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गए। फिर कुछ दिनों बाद ही हमारा 7th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था और हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए थे। फिर एक दिन घर में भी मेरे साथ वही घटना हुई जो मेरे साथ हॉस्टल में हुई थी। दरअसल मैं और मेरी मम्मी हम 2 लोग कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। तभी टीवी देखते देखते एकदम से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सोते ही मैं गहरी नींद में चला गया। तभी सपने में मुझे वही काली परछाइयाँ फिर से दिखाई देने लगीं।
उनके आँख, नाक, कान और मुंह कुछ भी नहीं था। उनका बस एक सिर था, एक धड़ था और 2 हाथ और 2 पैर थे। और वो परछाइयाँ 4 से ज़्यादा थीं। वो परछाइयाँ ज़मीन पर पैर नहीं रख पा रही थीं, वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थीं। फिर उनमें से कुछ परछाइयों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कुछ ने पैर। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मुझे याद आया कि काली माता का नाम लेने से ये सब भाग जाते हैं, तो मैं मन ही मन काली माता का नाम लेने लगा। और काली माता का नाम लेते ही वो सब अचानक से गायब हो गए। फिर मेरी नींद भी खुल गई और जब मैं उठा तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं 2 आवाज़ में बोल रहा था और मैं बार बार माँ काली चिल्ला रहा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। फिर हॉस्टल में मुझे खान मिला। खान ने मुझसे कहा कि भैया, मैं अपनी अम्मी को लेकर एक मौलवी जी के पास गया था। मैंने मौलवी साहब को हॉस्टल में घट रही सारी घटनाएं बताई थी। तो उन मौलवी जी ने मुझे बताया कि उस हॉस्टल की छत पर कई जिन्न रहते हैं और जिस बिल्ली को तुम लोग देखते हो वो भी एक जिन्न ही है, जो बिल्ली का रूप लेकर तुम्हारे सामने आती है। ये सब बातें सुनकर तो मैं बहुत डर गया। फिर एक बार की बात है, जब सर्दियों का मौसम था, मैं खान के साथ ही उसके कमरे में सोया हुआ था। उस वक्त रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी अचानक से किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा। हम लोग एकदम से उठकर बैठ गए। फिर हमारे दरवाजे पर और हमारे कमरे के बगल वाले दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ें आने लगीं। दरवाज़ा पीटने की वो आवाज़ लगातार आए ही जा रही थी। कुछ मिनट तक वो आवाज़ें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एकदम से जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी जो हालत हुई है वो मैं ही जानता हूँ। दरअसल कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी कि मैं थर थर काँपने लगा। और फिर जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा तो मैं काँपते काँपते ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर खान ने मुझे ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठाया और कंबल, बेडशीट, शॉल वगैरह सब कुछ उड़ा दिया। तब जाकर मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और मैं सो पाया। फिर अगले दिन से हम लोग कमरे में पूजा पाठ करने लगे और अगरबत्ती वगैरह जलाने लगे। उसके कुछ दिनों बाद ही ईद का त्यौहार आ गया। खैर, तब तक सारी पैरानॉर्मल घटनाएं काफ़ी कम हो गई थीं। फिर हमारा 8वां सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और हम लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद ही मेरी जॉब भी लग गई, पर मैं उस जॉब में टिक नहीं पाया। फिर एकदम से मेरी ज़िंदगी में जैसे परेशानियों की बाढ़ सी आ गई। मतलब मेरी जॉब छूट गई, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, घर में पैसों की दिक्कत आ गई और तो और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं हमेशा फ्रस्ट्रेट रहने लगा था। और सबसे भयानक बात तो ये कि अब भी वो काली परछाइयाँ मुझे सपने में आकर परेशान करती थीं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो गई थी। मैं हर समय परेशान रहता था। लेकिन मेरी मम्मी से मेरी परेशानियाँ देखी नहीं गई और एक दिन मेरी मम्मी न जाने कहाँ से एक ताबीज़ लेकर आई और मुझे पहना दिया। जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये कैसा ताबीज़ है, तो मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि इसे हमेशा पहने रखना, कभी उतारना मत। और उस ताबीज़ को पहनने के बाद से मुझे वो परछाइयाँ दिखना बंद हो गईं और मेरी तबीयत में भी सुधार आने लगा। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकलती। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो उस गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता कि करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीली रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई, जिससे टक्कर बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वो गाड़ी कभी नहीं मिली।
दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहाँ पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वो पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमयी ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वो पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती और दिखने के बाद अचानक से ही वो गायब भी हो जाती। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है। वो लड़का भी रात के वक्त ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है उन लोगों ने बताया है कि वो लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वो लड़का ज़ोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी कि तभी न जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार के शीशा घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी मां को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चिथड़े चिथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता कि ये शैतान करक हाईवे पर कहाँ से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ जो कि कुछ इस तरह है कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, रात के वक्त अपनी कार में करक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वो उसे भी रेडिएटर में डाल दे ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाएं। लेकिन पीने वाली पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थीं। फिर उसके बाद वो आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो आदमी पानी की खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज़ आकर गिरी थी। फिर उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वो भयानक आवाज़ें सुनकर वो औरत इतना डर गई थी कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहाँ आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहाँ आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही वो आवाज़ें भी बंद हो गईं। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने उत्सुकतावश पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके ही पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था
और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप फोर्स और एक एम्बुलेंस बुलवाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वो उस कार की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसी कार की छत पर कूदा और फिर वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उसी कार से थोड़ी ही दूरी पर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला गया। मेरा नाम अभिषेक है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे पिताजी के साथ सन 2008 में घटी थी। उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था। दरअसल सन 2008 में मेरे पिताजी के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। जैसे जब भी वो बाइक चलाते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे रहा है। कई बार तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया था। और तो और घर में भी मेरे पिताजी जब सीढ़ियाँ चढ़ते तो कोई उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता। मेरे पिताजी को हर समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। धीरे धीरे हमारे घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। अब मेरे परिवार के बाकी लोगों को भी ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो गया है। कई बार तो मुझे भी अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया। इसी तरह एक बार की बात है जब मेरे पिताजी अपने काम पर गए हुए थे और मेरी मम्मी मेरी छोटी बहन को लेकर मेरे नाना नानी के यहाँ गई हुई थी। उस दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। घर पर अकेला होने की वजह से मैंने वो पूरा दिन टीवी देखते हुए बिता दिया। उस पूरे दिन मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन शाम होते ही मेरे घर के मेन दरवाजे से किसी औरत की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। वो बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे इस तरह से आवाज़ देकर बुलाए। फिर एकदम से मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैं भागकर सीधा वहीं पहुंच गया जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। फिर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे पिताजी काम से वापस आ गए। फिर मैंने अपने पिताजी से सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था कि किसी को अपने साथ रोक लो घर पर, लेकिन तुम ही ने मेरी बात नहीं मानी। फिर अगले दिन मेरी मम्मी भी मेरे नाना नानी के यहाँ से वापस आ गई, तो मैंने उन्हें भी ये बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी मुझे ही डांटने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहाँ गए ही क्यों जहाँ से आवाज़ आ रही थी। खैर, इसी तरह की और भी कई घटनाएं मेरे घर में हुई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी पापा बहुत डर गए और सोचने लगे कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरी शक्ति हमारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन अब ये किस्मत की ही बात है कि हमारे मोहल्ले में ही एक मुस्लिम दादा रहते थे जो कि भूत प्रेत वगैरह उतारते थे। तो एक दिन मेरे पापा उन्हीं मुस्लिम दादा को हमारे घर ले आए। हमारे घर में आने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम्हारे घर में एक बुरे जिन्न का साया है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर तक आ गया है, लेकिन ये कहाँ से तुम्हारे साथ आया है ये मैं नहीं बता सकता। फिर उन मुस्लिम दादा ने मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को एक एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया और उन्होंने मेरे घर को भी कुछ मंत्रों से बांध दिया। उन मुस्लिम दादा का दिया हुआ ताबीज़ पहनने के बाद से ही हमारे घर में हो रही सारी अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं और मेरे पापा के साथ हो रही सारी घटनाएं भी बंद हो गईं। उसके बाद हमारे घर में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, वो जो मुस्लिम दादा हैं वो कैसे भूतों को भगा देते हैं और कैसे वो जान जाते हैं कि किसी घर में भूत है या नहीं। मेरी इस बात पर मेरे पापा ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन मेरे बार बार जिद करने पर मेरे पापा ने मुझे वो सारी बात बता दी। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वो जो मुस्लिम दादा मेरे मोहल्ले में रहते थे जो भूत उतारते थे, उनसे और मेरे परिवार से बहुत ही अच्छा मेल जोल था। वो दादा बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। पर सोचने वाली बात यह है कि वो कोई बड़े मौलवी नहीं थे।
ना ही वो कोई बड़े जानकार इंसान थे। यानी कि उन्होंने भूत उतारना कहीं से सीखा नहीं था, बल्कि उन्हें ये शक्तियाँ कहीं से मिली थीं जिससे वो लोगों की मदद किया करते थे। खैर, मेरे बार बार पूछने पर मेरे पापा ने मुझे बताया कि एक बार वो यानी मेरे पापा और उनके ही एक दोस्त उन्हीं मुस्लिम दादा के घर गए थे। तो बातों बातों में ही मेरे पापा ने उनसे पूछा कि मामा ये सब आप कैसे कर लेते हैं। मेरे पापा उन दादा को मामा कहते थे। खैर, पहले तो वो मेरे पापा की बात टाल गए, लेकिन बार बार पूछने पर उन दादा ने मेरे पापा को सारी कहानी बता दी। उन मुस्लिम दादा ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तब मेरा परिवार गांव में रहता था और मैं किसी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि मेरी किसी से पटरी नहीं खाती थी। लगभग 17-18 साल की उम्र तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन मैं तालाब में पत्थर फेंक रहा था। तालाब में पत्थर मैं तब फेंकता था जब मैं गुस्सा होता था। तो एक दिन मैं गुस्से के मारे तालाब में पत्थर फेंक रहा था। तभी मुझे तालाब के किनारे एक लड़का दिखाई दिया। वो लड़का भी मेरी ही उम्र का था, यानी कि लगभग 17-18 साल का। उस लड़के ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था और वो लड़का बहुत सुंदर था। वो लड़का जैसे कहीं का राजकुमार लग रहा था। उस लड़के को देखकर मैंने उससे कहा कि तुम्हें पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा और तुम तो शायद गांव के हो भी नहीं। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि आप बताइए आप कौन हैं। तो मैंने उस लड़के को अपने बारे में बताया। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं तो इस गांव में नया नया आया हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? फिर मैंने भी सोचा कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा है, तो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली। फिर मैं रोज़ उसी तालाब के किनारे उस लड़के से मिलने लगा। हम घंटों तालाब के किनारे बैठकर बातें करते और फिर शाम होते ही मैं अपने घर चला जाता और वो अपने घर चला जाता। फिर ऐसे ही एक दिन मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई आप कहाँ से आते हैं, आपका घर कहाँ है? मेरी इस बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम मुझसे ये मत पूछा करो कि मैं कहाँ रहता हूँ या मैं कहाँ से आता हूँ। बस ये समझ लो कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। फिर मैंने भी उस लड़के से कहा कि ठीक है भाई, मैं ये सब सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आप मत बताइए आप कहाँ से आते हैं, लेकिन कम से कम मेरे साथ मेरे घर तो चलिए, मेरी अम्मी अब्बू से मिल लीजिए, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि देखो, ना मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ और ना ही तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा मिलने आता रहूँगा। पर तुम ये बात किसी से मत बताना कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आते हो। उस लड़के की बात पर मैंने भी कहा कि ठीक है भाई, जैसा आप कहें। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती को 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में मैं रोज़ उस लड़के से मिलने जाता था, उसी तालाब के किनारे। मैं उस लड़के से रोज़ मिलता था, लेकिन मैं यही सोचता रहता था कि आखिर ये है कौन और आता कहाँ से है। अब मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने उस लड़के से कहा कि भाई अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हमारी शादी हो जाएगी, हम काम धंधे में लग जाएंगे। खैर, आप तो बड़े घर के हैं, आपकी तो कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, आप नौकरी करने लगेंगे और हमें भूल जाएंगे, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। कम से कम एक बार तो आप हमें अपने घर ले चलिए, एक बार तो आप हमें अपनी अम्मी अब्बू से मिलाइए। मेरी ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ और मेरे अम्मी अब्बू कौन हैं? मैंने कहा हाँ। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, इस बार की ईद के त्यौहार पर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, लेकिन तुम ये बात किसी से मत बताना कि तुम कहाँ गए थे और तुमने वहाँ क्या क्या देखा, ठीक है? मैंने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फिर उस लड़के ने मुझसे ये भी कहा कि इस बार की ईद को तुम मुझे वहीं मिलना जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने कहा ठीक है। फिर ईद के त्यौहार वाले दिन मैं सुबह ही वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं पहली बार उस लड़के से मिला था। फिर कुछ देर बाद वो लड़का भी वहाँ आ गया। फिर हमने थोड़ी देर बात की। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मैंने चलिए। फिर मैं उस लड़के के साथ साथ चलने लगा। वो लड़का मुझे लेकर सीधा जंगल में गया। ये जंगल उसी तालाब के पास में था जहाँ मैं पहली बार उस लड़के से मिला था। फिर वो लड़का जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास जाकर रुक गया। वो पेड़ बहुत बड़ा था और उस पेड़ में एक छोटा सा छेद था
फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरा घर यहीं है, इस पेड़ में। तो मैंने उस लड़के से कहा कि ये आपका घर कैसे हो सकता है, इस पेड़ के अंदर तो कोई इंसान घुस भी नहीं सकता। मेरी इस बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल है। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि ठीक है, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। फिर मैंने उस लड़के का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल लो। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बिल्कुल अलग ही दुनिया में हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर सब कुछ सोने की तरह चमक रहा है। ज़मीन, दीवारें, सब कुछ बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। और तो और वहाँ की इमारतें बिल्कुल अरबी स्टाइल में बनी हुई थीं, जैसे सऊदी अरब में बनती हैं उस तरह की। लेकिन वो सभी इमारतें बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थीं। उनकी चमक इतनी थी कि वहाँ पर लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी रोशनी करने के लिए। वहाँ ईद के त्यौहार की वजह से लोगों की काफ़ी चहल पहल थी। फिर वो लड़का जो मुझे वहाँ ले कर गया था, मुझे किनारे ले गया और उसने मुझसे कहा कि देखो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ और ये हमारी दुनिया है, जिन्नों की दुनिया। हम जिन्नों के अंदर ये ताकत होती है कि हम जब चाहें तुम्हारी दुनिया में, यानी कि इंसानों की दुनिया में आ जा सकते हैं। एक दिन ऐसे ही मैं भी इंसानों की दुनिया में घूम रहा था, तो मेरी मुलाकात तुमसे हो गई और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए तुम्हारे ही बार बार कहने पर मैं तुम्हें यहाँ, यानी कि जिन्नों की दुनिया में ले आया। उस लड़के की ये सारी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या ये सब सच में होता है या ये सिर्फ मेरा वहम है। फिर मैं उस लड़के से कुछ बोलता, उससे पहले ही उसने मुझे एक और ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान तो हो ही गया, पर साथ में मैं डर भी गया। दरअसल उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं कोई आम जिन्न नहीं हूँ, बल्कि मैं जिन्नों की इस दुनिया के राजा का बेटा हूँ। और जब से मेरे अब्बू को ये बात पता चली है कि मेरी दोस्ती एक इंसान से है, तब से वो मुझसे बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं किसी इंसान से दोस्ती करूं। उस लड़के की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया। फिर मैंने उस लड़के से कहा कि भाई, जब आपके अब्बू को इंसान पसंद नहीं तो आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आप मुझे वापस मेरे घर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा है। फिर उस लड़के ने हंसते हुए कहा कि अरे डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एक बार अपने अब्बू से मिलवा दूँ, फिर तुमको तुम्हारी दुनिया में वापस छोड़ दूँगा। उसके बाद वो लड़का मुझे अपने अब्बू के पास ले गया। मुझको देखकर उस लड़के के अब्बू उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगे। उन्होंने उस लड़के से कहा कि ये तुमने क्या किया? एक इंसान को हमारी दुनिया में लिया है, अब यह इंसान वापस अपनी दुनिया में जाकर सबको हमारे बारे में बता देगा। फिर उस लड़के ने अपने अब्बू से कहा कि नहीं, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस लड़के की ये बात सुनकर उसके अब्बू शांत हो गए। फिर मैंने उस लड़के और उसके अब्बू के साथ थोड़ी देर बातचीत की। बातों बातों में उस लड़के के अब्बू ने मुझे बताया कि हमारी दुनिया, यानी जिन्नों की दुनिया, तुम्हारी इंसानों की दुनिया के साथ में ही वजूद में रहती है, लेकिन तुम इंसान बिना किसी जिन्न की मर्जी के कभी भी हमारी दुनिया को नहीं देख सकते, और ना ही बिना किसी जिन्न की मर्जी के तुम इंसान कभी हमारी दुनिया में आ सकते हो। उस लड़के के अब्बू ने यह भी कहा कि जैसे तुम इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान होते हैं, ठीक वैसे ही हम जिन्नों में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्न होते हैं। हमारी जिन्नों की दुनिया में भी ऐसे बहुत से जिन्न हैं जो इंसानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देता, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि हर मखलूक को, यानी हर जीव को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं कभी इंसानों की दुनिया पर हमला नहीं करता। इतना बोलने के बाद उस लड़के के अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा। उनके मेरे सिर पर हाथ फेरते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ये बदलाव क्या था मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ, इस इंसान को इसकी दुनिया में वापस छोड़ आओ। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। फिर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और जब मैं तुमसे कहूँगा तभी अपनी आंखें खोलना। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद करने के लगभग 20 सेकंड बाद ही उस लड़के ने मुझसे कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल लो। फिर मैंने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि मैं और वो लड़का उसी तालाब के किनारे खड़े हैं जहां हम पहली बार मिले थे। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा
कि इसीलिए मैं तुम्हें कभी ये नहीं बताता था कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आता हूँ, क्योंकि मैं एक जिन्न हूँ और हम जिन्नों को इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि हम अपने बारे में किसी इंसान को बताएं। हम जिन्न इंसानों से छुप कर रहते हैं और इसी में हमारी और तुम इंसानों की दोनों की भलाई है। फिर उस लड़के ने मुझसे एक और बात कही कि देखो, तुम ये बात किसी से भी मत कहना कि तुम जिन्नों की दुनिया में गए थे या कोई जिन्न तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं फिर कभी भी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। उस लड़के की इस बात पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला गया। फिर उस दिन के बाद से मुझे अपने अंदर एक बदलाव सा महसूस होने लगा। फिर कुछ महीनों के अंदर ही मुझे ये पता चल गया कि मैं भूत प्रेतों को देख सकता हूँ और उन्हें भगा सकता हूँ। उसके बाद से ही मैंने भूत प्रेतों से परेशान लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। फिर लगभग 1-1.5 साल तक मैंने ये सारी बातें लोगों से छुपा कर रखी। लेकिन एक बार मेरी अम्मी ने मुझे अपनी कसम देकर पूछ लिया कि बता तू ये सब कैसे कर लेता है, तो मुझे मजबूरन अपनी अम्मी को सब कुछ सच बताना पड़ा। फिर जैसे ही मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ सच बताया, उसके बाद से ही उस लड़के का मुझसे मिलने आना बंद हो गया। फिर मैं उस लड़के से कभी नहीं मिला। मेरा नाम मोहित है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ आज से 4 साल पहले घटी थी। उस घटना को याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ कि किस तरह से मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। खैर, सीधा कहानी पर आते हैं। मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा प्राइवेट नौकरी करते हैं और आज से 4 साल पहले हमारे पास अपना मकान भी नहीं था। हम किराए के मकान में ही रहते थे और इधर से उधर घर बदलते रहते थे। एक बार मेरे पापा को एक छोटा सा मकान बहुत कम किराए पर मिल गया। उस मकान में हर सुविधा थी, तो मेरे पापा ने सोचा कि यह मकान हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और उन्होंने वो घर किराए पर लेकर 3 महीने का किराया एडवांस में जमा कर दिया। फिर हम लोग अपना सारा सामान लेकर उस नए घर में पहुँचे। जब पहली बार मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे बहुत ही मनहूसियत सी महसूस हुई, पर मैंने सोचा कि शायद नई जगह पर आने की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तब तक सारा सामान घर के अंदर आ चुका था। मेरी मम्मी और बहन घर सजाने में लग गई। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे के पास लटक रहे एक अजीब से धागे पर गई। मैंने फ़ौरन वहां जाकर देखा तो वह धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताज़े खून से सना हुआ था। ये सब देखकर मेरे तो रोए खड़े हो गए। मैंने ये बात तुरंत पापा को बताई। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून से सने धागे मिलने लगे और तो और घर के अंदर से सड़े मांस की बदबू भी आ रही थी। मेरे पापा ने मकान मालिक को सारी बात बताई तो उसने कहा कि कई महीनों से ये घर बंद पड़ा है, तो हो सकता है किसी कीड़े ने यह सब किया हो, और इतना कहकर उसने बात टाल दी। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, पर फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस में दे चुके थे। पहली ही रात में हम सब ये जान गए थे कि यहाँ रहना जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल उसी दिन शाम को मेरी बहन बाथरूम में नहाने गई थी। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। फिर मैंने और पापा ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। हमने देखा कि मेरी बहन अंदर बेहोश पड़ी है। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम की दीवार से एक डरावनी आकृति बाहर आई और उसने मुझे दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये सब सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए। हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वो रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। मम्मी रसोई में खाना बना रही थी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर की दीवारों पर गई। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की बूंदें टपक रही हैं। मेरी तो चीख निकल गई। मैं मम्मी को ये सब बताने के लिए किचन की तरफ भागा। मैं जैसे ही किचन में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है और मेरी मम्मी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई हैं। मैंने तुरंत गीले कपड़े से सिलेंडर की आग बुझाई और मम्मी के चेहरे पर पानी मारकर जगाया। होश में आते ही मम्मी ने बताया कि इस घर में एक भयानक बूढ़ा प्रेत घूम रहा है और उसी ने मेरा सर दीवार से लड़ा दिया था। मेरी बहन और मेरी मम्मी दोनों उस भयानक भूत का शिकार हो चुकी थी और अब मुझे यह डर लग रहा था कि यह भूत मेरे परिवार के किसी सदस्य की जान न ले ले। मैंने तुरंत पापा को फ़ोन करके घर आने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे हमें फुटपाथ पर ही क्यों ना रहना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि अगले दिन हम 3 महीने का एडवांस किराया छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे।
शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उसी रात 3 बजे मुझे किसी के कराहने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो पापा रो रहे थे और उनकी सांस फूल रही थी। मैंने मम्मी और बहन को तुरंत उठाया। पापा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारा किए जा रहे थे। मैंने फ़ौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि हम अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने मम्मी और बहन से तुरंत घर से बाहर निकल जाने को कहा और उन्होंने वैसा ही किया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुँचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने बताया कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया और फिर वो परछाई दीवार में वापस चली गई। उसके बाद मेरे दिल में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान की दया से मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के भूत ने तो मेरे परिवार को जान से मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद हम कभी उस घर नहीं गए। हमारा सारा सामान भी मज़दूरों ने पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से ही हमें 2 दिन के अंदर ही एक दूसरा किराए का घर भी मिल गया। 2 दिन तक मेरा परिवार मेरे एक दोस्त के घर पर ही रुका था। मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ और आज जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सन 2011 के सर्दियों के मौसम में घटी थी। दरअसल सन 2011 में मैं मध्य प्रदेश राज्य के ही एक दूसरे शहर इंदौर में जॉब करता था। इंदौर में मैं अपने 2 दोस्तों के साथ किराए के एक फ्लैट में रहता था। तो पूरी घटना कुछ इस तरह है कि एक दिन मेरे ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था, तो उस दिन सारा काम ख़त्म करने के लिए मुझे रात को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। उस दिन शनिवार था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज देर तक काम कर लेते हैं, कल तो संडे है ही, कल पूरा दिन आराम कर लेंगे। यही सोचकर मैंने रात को देर तक रुककर ऑफिस का सारा काम ख़त्म कर दिया। फिर रात को लगभग 11:30 बजे मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। मैंने अपनी बाइक उठाई और अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा। मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने फ्लैट तक जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया। उस समय तक रात के लगभग 12 बज चुके थे। वो शॉर्टकट वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था और उस सुनसान रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी की उम्र तकरीबन 60 साल रही होगी और उसने खाकी रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। वो आदमी इशारे से मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बूढ़े आदमी की मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने उस आदमी को अपनी बाइक पर बिठा लिया और आगे की तरफ चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने उस आदमी से पूछा कि अंकल आपको कहाँ जाना है। उस आदमी ने बस हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा। मेरा फ्लैट भी आगे की तरफ ही था, इसलिए मैं भी चुपचाप अपनी बाइक दौड़ाता हुआ आगे की तरफ जाने लगा। पूरे रास्ते न मैंने उस आदमी से कोई बात की और न ही उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा। फिर जब मेरा फ्लैट थोड़ी ही दूरी पर रह गया था तो मैंने सोचा कि इस आदमी से पूछ लूं कि आखिर इसे जाना कहाँ है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि अंकल तुलसी नगर आ गया है, आपको कहाँ जाना है। मेरी बात का उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम की और पीछे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि बाइक की पिछली सीट पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और थोड़ी देर में मैं अपने फ्लैट पहुंच गया। फिर मैं डरा सहमा सा चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर बैठ गया। सर्दी के मौसम में भी मुझे डर के मारे पसीना आ रहा था। फिर मेरे दोनों दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है। फिर मैंने अपने दोस्तों को रास्ते में मिले उस आदमी की सारी बात बता दी। फिर मेरी बात सुनकर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तू जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ कर ले ताकि बाद में तुझे कोई परेशानी ना हो। वैसे भी मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। तो मैंने जल्दी से नहा धोकर बजरंगबली की पूजा करी और उसके बाद मैं कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे बेड के आसपास चल रहा है। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरा पूरा शरीर बिल्कुल भारी हो गया। फिर मैंने मन में ही बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया। बजरंगबली का नाम लेते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की तो फिर से मेरा पूरा शरीर भारी होने लगा। मैंने फिर से अपने मन में ही बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं फिर से ठीक हो गया। ये सब रात भर चलता रहा और मैं रात भर सो नहीं पाया।
फिर अगले दिन सुबह 6 बजे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाते हुए जैसे ही मैंने अपने शरीर पर साबुन लगाया, वैसे ही मेरे शरीर में बहुत तेज से जलन होने लगी। फिर मैंने बाथरूम में लगे शीशे में देखा कि मेरे पूरे शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान बने हुए हैं। उन नाखूनों के निशानों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन मैं जानता था कि ये नाखूनों के निशान उसी प्रेत की वजह से मेरे शरीर पर आए होंगे जो पिछली रात मुझे रास्ते पर मिला था। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर हनुमान जी के एक मंदिर चला गया। मंदिर में जाकर मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक दिया जलाया और पूजा पाठ की। फिर मैं अपने कमरे पर आ गया। उसके बाद से मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और शाम तक मेरे शरीर पर बने वो नाखूनों के सारे निशान भी गायब हो गए। मेरा नाम आलिया मैथ्यू है। मैं आसाम के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ और आज जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूर्णिमा के साथ इसी साल यानी सन 2019 में घटी थी। दरअसल 2018 में ही मेरा और मेरी फ्रेंड पूर्णिमा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम दोनों सन 2019 के जनवरी महीने में जॉब की तलाश में अपने घर से 60 किलोमीटर दूर गुवाहाटी शहर में आ गए थे। हम दोनों को बड़ी ही आसानी से एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई थी और हमारे ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर हमें एक किराए का कमरा भी मिल गया था। हमारे कमरे की मकान मालकिन उस मकान में नहीं रहती थी, वो सिर्फ किराया लेने के लिए ही हमारे पास आती थी। हमारा कमरा काफ़ी बड़ा था, लगभग 20 बाई 20 स्क्वायर फुट का। सिर्फ हम दोनों को ही उस कमरे में रहना था, इसलिए मैं और पूर्णिमा हम दोनों ने सोचा कि अगर कोई तीसरा रूममेट भी मिल जाता तो उसके साथ कमरे का किराया बांट लेते, इससे हमारे काफ़ी पैसे बच जाते। तो 2019 की 16 जनवरी की रात को हमने OLX पर एक ऐड डाला एक रूममेट के लिए। ऐड डालने के 1 घंटे बाद ही हमें एक लड़की का कॉल आया। उस लड़की ने हमसे कहा कि उसको उसी रात कमरे में शिफ्ट होना है, क्योंकि उस लड़की को उसी समय अर्जेंटली एक कमरा चाहिए था। तो हमने उस लड़की को उसी रात अपने कमरे पर बुला लिया। हमारे कमरे में ही एक सिंगल बेड था, वो हमने उस लड़की को दे दिया। वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसने अपना नाम तिमिरा बताया था। न जाने क्यों पूर्णिमा उस लड़की को पसंद नहीं करती थी। खैर, मैं और पूर्णिमा एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। कॉल सेंटर में कभी मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तो कभी पूर्णिमा की। तिमिरा एक स्टूडेंट थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। तिमिरा के हमारे कमरे में आने के कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा ने एक दिन मुझसे कहा कि ये तिमिरा तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? मैंने कहा क्यों? तो पूर्णिमा बोली कि रोज़ सुबह हम दोनों नहाने के बाद छत पर बाल सुखाने जाते हैं, लेकिन ये तिमिरा कभी भी बाहर धूप में नहीं जाती। क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? पूर्णिमा की इस बात पर मैंने उससे कहा कि ये उसकी मर्जी है, वो धूप में जाए या ना जाए, इस बारे में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इतना कहकर मैंने वो बात ख़त्म कर दी। फिर एक बार 3 फरवरी के दिन मुझे अपने ऑफिस की नाइट शिफ्ट पर जाना था और उससे एक दिन पहले ही 2 दिनों के लिए तिमिरा अपने घर चली गई थी। तो 3 फरवरी की शाम को 6 बजे मैं नाइट शिफ्ट के लिए अपने ऑफिस चली गई, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से रात के लगभग 1:30 बजे ही मेरे ऑफिस में सभी लोगों की छुट्टी कर दी गई। फिर ऑफिस से छूटकर मैं रात के लगभग 1:45 तक अपने कमरे पर पहुंच गई। कमरे पर पहुंचकर मैंने देखा कि हमारी पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं आ रही थी, सिर्फ रोड की स्ट्रीट लाइट से ही कुछ रोशनी हमारे कमरे पर पड़ रही थी। फिर उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि पूर्णिमा अपने बेड के कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और वो डर के मारे कांप रही थी। फिर मैंने जल्दी से कमरे से मोमबत्ती ढूंढकर जलाई और पूर्णिमा को पानी पिलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? तो पूर्णिमा ने बहुत ही डरी हुई आवाज़ में कहा कि नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, बल्कि मैं तो आराम से सो रही थी। सोते सोते ही अचानक से मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। फिर जब ठंड से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तिमिरा छत पर उल्टी लटक कर चल रही थी। पूर्णिमा की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने उससे कहा कि तुम तो वैसे भी उसे पसंद नहीं करती हो, इसलिए शायद तुमने सपने में उसे देखा होगा, क्योंकि तिमिरा तो कल ही अपने घर चली गई थी। इतना बोलकर मैंने पूर्णिमा को सुला दिया और खुद भी उसके साथ सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि पूर्णिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। फिर मैं जल्दी से पूर्णिमा को अस्पताल लेकर गई। फिर अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया
और उसके बाद कहा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। फिर मैंने पूर्णिमा को अस्पताल में भर्ती करा के उसकी मौसी को पूर्णिमा की हालत के बारे में फ़ोन करके बता दिया। पूर्णिमा की मौसी भी गुवाहाटी में ही रहती थी। फिर कुछ देर में ही पूर्णिमा की मौसी भी अस्पताल पहुंच गई। कुछ घंटे तक अस्पताल में पूर्णिमा के साथ रहने के बाद मैं वापस अपने कमरे पर लौट आई, क्योंकि अगली सुबह मुझे फिर से ऑफिस जाना था। कमरे पर लौटकर मैंने तिमिरा को उसके बेड पर बैठे देखा। फिर मैंने तिमिरा को पूर्णिमा के बुखार के बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा कि मैं कल अस्पताल जाकर पूर्णिमा को देख आऊँगी। फिर उसी दिन रात के समय मैं खाना खाकर सोने चली गई। कुछ देर सोने के बाद लगभग रात के 2 बजे अचानक किसी आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठी तो मैंने सुना कि हमारे बाथरूम से किसी के रुक रुक कर रोने की आवाज़ आ रही थी। वो रोने की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर डरते हुए मैंने तिमिरा को आवाज़ लगाई, पर वो नहीं उठी। फिर मैं हिम्मत करके बाथरूम में गई, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो वहाँ रो रहा है। लेकिन जब मैं बाथरूम पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं वापस अपने बेड पर सोने चली गई। लेकिन जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटी, वैसे ही हमारे कमरे की खिड़की ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगी। फिर मैं दौड़ कर गई और खिड़की बंद कर दी। उसके बाद जब मैं खिड़की बंद करके पीछे पलटी तो मैंने देखा कि तिमिरा अपने बेड पर बैठकर मुझे घूर रही थी। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन फिर मैंने तिमिरा से कहा कि अरे तुम अभी तक सोई नहीं। लेकिन मेरी बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो तो बस मुझे एकटक घूरे जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, शायद खिड़की खुलने की आवाज़ से तुम्हारी नींद खुल गई होगी, तुम आराम से सो जाओ। इतना बोलकर मैं अपने सिर तक चादर ओढ़कर लेट गई। चादर ओढ़कर लेटने के बाद भी डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी कांप जाती हूँ। दरअसल चादर ओढ़कर लेटने के कुछ मिनट बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि एकदम से इतनी ठंडी कहाँ से आ गई। फिर जब मैंने अपने सिर से चादर हटाई तो मैंने देखा कि तिमिरा छत पर उल्टी लटक रही है और उसके बाल मेरे शरीर को छू रहे हैं। ये नज़ारा देखकर डर के मारे मेरी क्या हालत हुई थी, ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। ये सब देखने के बाद मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन मेरे मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं अपने बेड से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फिर थोड़ी देर बाद ही छत पर लटकते हुए ही तिमिरा मेरा नाम पुकारने लगी। उसकी वो डरावनी आवाज़ आज भी मुझे याद है। मुझे तो यही लग रहा था कि आज ये पक्का मुझे मार डालेगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय पूर्णिमा की मौसी अपने साथ एक पंडित जी को लेकर मेरे कमरे पर पहुंच गई थी। पूर्णिमा की मौसी और उन पंडित जी ने जोर से धक्का मारकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। फिर उन्होंने भी तिमिरा को छत पर उल्टा लटकते हुए देखा। पंडित जी को देखकर तिमिरा अचानक से गायब हो गई। तिमिरा के गायब होते ही मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर पूर्णिमा की मौसी मुझे जल्दी से अपने घर लेकर चली गई। उसके बाद पूर्णिमा की मौसी ने मुझे बताया कि अस्पताल में पूर्णिमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके ऊपर कोई दवा भी असर नहीं कर रही थी। इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद पूर्णिमा के ऊपर कोई बुरा साया पड़ गया है। तो मैंने तुरंत ही अपने एक जान पहचान के पंडित जी को अस्पताल में बुलाकर पूर्णिमा को दिखाया। पूर्णिमा को देखने के बाद पंडित जी ने बताया कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्रों के द्वारा पूर्णिमा को ठीक कर दिया। फिर कुछ घंटों बाद ही जब पूर्णिमा को होश आया तो हमने उसे वो आत्मा वाली बात बता दी। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा ने ही मुझसे कहा कि मौसी जी जल्दी से आप पंडित जी को लेकर आलिया के पास जाइए, वरना वो चुड़ैल आलिया को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर मैं जल्दी से पंडित जी को अपने साथ लेकर तुम्हारे कमरे पर पहुंच गई और तुम्हारे कमरे पर हमने भी उस चुड़ैल को छत पर उल्टा लटकते हुए देखा। वो तो अच्छा हुआ जो मैं पंडित जी को अपने साथ लेकर सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच गई, वरना पता नहीं वो चुड़ैल तुम्हारा क्या करती। मौसी जी की ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं सोच रही थी कि अगर मौसी जी मेरे कमरे पर सही समय पर ना पहुंचती तो पता नहीं वो चुड़ैल मेरे साथ क्या करती। फिर इस घटना के बाद हमने उस लड़की के बारे में पता किया तो हमें मालूम पड़ा कि जिस कमरे में मैं और पूर्णिमा रह रहे थे उसी कमरे में आज से लगभग 2 साल पहले तिमिरा नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था
और तभी से उस लड़की की आत्मा उस कमरे में भटक रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। दरअसल 5 साल पहले मैं डाटा एंट्री का काम करता था। मेरे साथ और भी कई लड़के वहाँ पर डाटा एंट्री का काम करते थे और जहाँ हम काम करते थे उसके सामने ही एक बड़ा सा बंगला था जिसके बाहर हमेशा एक गार्ड बैठा रहता था। एक बार की बात है, काम ज़्यादा था तो हमारे मालिक ने हमसे कहा कि रात भर रुक कर काम कर लो ताकि सुबह तक काम ख़त्म हो जाए। तो मैं और मेरे साथ 3 और लड़के रात भर काम करने के लिए रुक गए। बाकी लड़कों ने रात के 9 बजे छुट्टी कर ली। फिर हम काम पर लग गए। काम करते करते रात के 12:30 बज गए। तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए बाहर गया क्योंकि पानी का नल हमारे कारखाने के बाहर ही लगा है। मैंने पानी पिया और थोड़ी देर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नज़र सामने वाले बंगले पर पड़ी। मैंने देखा कि उस बंगले की छत पर एक लड़की खड़ी है। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे। उस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये लड़की इतनी रात में छत पर कर क्या रही है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो, है तो ये लड़की ही, चांस मारना तो बनता है। फिर मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने सीटी मार दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर आवाज़ लगाकर कहा कि हेलो, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। मैं सोच रहा था कि वो लड़की कोई जवाब दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन बात आगे बढ़ाने के बजाय वो लड़की ही मेरी तरफ बढ़ने लगी, वो भी उल्टा। यानी उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो वैसे ही धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं बहुत डर गया। मैं सोचने लगा कि यार, मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली। फिर मैं तेज़ी से भागकर अंदर गया और अपने साथियों से कहा कि बाहर सामने वाले बंगले की छत पर एक लड़की उल्टा चल रही है। ये सुनकर मेरे साथी तुरंत बाहर आ गए। फिर हमने बाहर आकर देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि क्या वहाँ सच में कोई लड़की थी या तू मजाक कर रहा है। मैंने कहा भाई, माँ कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सामने की छत पर एक लड़की देखी थी जो उल्टा चल रही थी। यानी उसकी पीठ मेरी तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ, फिर भी वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी मेरे एक साथी ने कहा कि अच्छा छोड़ो ये सब और अंदर चल के काम करो, और कोई भी पानी पीने के लिए अकेला नहीं जाएगा, सब साथ में रहेंगे। इसके बाद हम सब अपने अपने काम पर लग गए। फिर सुबह हो गई। सुबह के 7 बजे हम चारों लोग छुट्टी करके अपने अपने घर चले गए। कुछ घंटे सोने के बाद हम सभी लोग दोबारा से तैयार होकर लगभग 10 बजे तक काम पर वापस आ गए। फिर मैं अपने रात वाले तीनों साथियों को लेकर उसी सामने वाले बंगले पर गया। वहाँ पर एक गार्ड बैठा था। हमने उससे कहा कि क्या यहाँ पर कोई लड़की रहती है जो रात में छत पर टहलती रहती है। गार्ड ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, बल्कि ये बंगला तो लगभग 1 साल से बंद पड़ा है। बस इतना सुनने के बाद मैं समझ गया कि जिसको मैं लड़की समझ के लाइन मार रहा था वो चुड़ैल या कोई आत्मा थी। उसी दिन से मैंने रात में काम करना छोड़ दिया। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में रहता हूँ और जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ आज से लगभग 15 साल पहले घटी थी। दरअसल घटना कुछ इस तरह है कि आज से लगभग 15 साल पहले मेरे चाचा जी अपने एक दोस्त से मिलने चारबाग गए हुए थे। मेरे चाचा जी का वो दोस्त चारबाग में ही रहता था और मेरे चाचा जी साइकिल से बादशाह नगर से चारबाग गए थे। चाचा जी शाम के 5 बजे तक अपने दोस्त के घर चारबाग पहुंच गए थे। फिर वहां पहुंचकर मेरे चाचा जी अपने दोस्त से मिले, उनके साथ घूमे टहले और उनसे खूब बातें की। बातों बातों में कब रात के 10 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। फिर मेरे चाचा जी ने अपने दोस्त से कहा कि यार, रात के 10 बज गए हैं, अब मुझे घर के लिए निकलना होगा, वरना देर से घर आने के लिए मेरे घर वाले मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे चाचा जी की बात सुनकर उनके दोस्त ने कहा कि पहले तुम मेरे घर पर खाना खाओगे, फिर अपने घर जाओगे। इस पर मेरे चाचा जी ने कहा कि यार, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अगर खाना खाने लगा तो और देर हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन मेरे चाचा जी के दोस्त ने उनकी एक ना सुनी। फिर उसके बाद मेरे चाचा जी ने अपने दोस्त के घर पर खाना खाया। खाना पीना करने के बाद मेरे चाचा जी के दोस्त ने उनसे कहा कि यार, आज की रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, कल सुबह तुम अपने घर चले जाना। अपने दोस्त की इस बात पर मेरे चाचा जी ने कहा कि यार, मुझे घर जाना ही होगा, वरना घर वाले मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। फिर इतना बोलने के बाद चाचा जी अपनी साइकिल लेकर चारबाग से वापस बादशाह नगर की तरफ आने लगे। उस समय तक रात के लगभग 11:15 बज चुके थे।
सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थीं। बस एक दो गाड़ियां ही कभी कभी सड़क पर से गुजर रही थीं। मेरे चाचा जी भी जल्दी जल्दी पैडल मारते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। मेरे चाचा जी अभी अपने घर के आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी साइकिल भारी होती जा रही है। मेरे चाचा जी पूरी ताकत लगाकर पैडल मार रहे थे, लेकिन साइकिल तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल पर कई 100 किलो का वजन पड़ गया हो। फिर थोड़ी ही देर में साइकिल पूरी तरह से रुक गई। मेरे चाचा जी साइकिल से उतरकर उसे धक्का मार रहे थे, लेकिन साइकिल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर तभी मेरे चाचा जी ने महसूस किया कि साइकिल बिल्कुल ठंडी हो गई है और खुद उन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे चाचा जी तो सोच में पड़ गए कि आखिर मई के महीने में ये ठंड कहाँ से आ गई। चाचा जी ठंड से कांप रहे थे। मेरे चाचा जी भूत प्रेतों को मानते थे, इसलिए वो समझ गए थे कि यहाँ पर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। फिर मेरे चाचा जी जोर से बोले कि आप जो कोई भी हैं, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था। अगर फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें और मुझे मेरे रास्ते जाने दें। चाचा जी के इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरे चाचा जी को डर लगने लगा था। वो सोच रहे थे कि यार मैं ये किस मुसीबत में फंस गया। फिर चाचा जी को एकदम से याद आया कि उन्हें तो हनुमान चालीसा आती है और हनुमान चालीसा से भी भूत प्रेत भाग जाते हैं। फिर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। चाचा जी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही साइकिल को धक्का देकर आगे बढ़ाने लगे और इस बार साइकिल आगे बढ़ने लगी। फिर मेरे चाचा जी जल्दी से साइकिल पर बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने साइकिल भगा ली। फिर मेरे चाचा जी अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर चाचा जी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गए। लेकिन अगले ही दिन उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। फिर चाचा जी ने रात में घटी सारी घटना घर वालों को बता दी। उसके बाद परिवार के लोग चाचा जी को एक पंडित जी के पास ले गए। फिर पंडित जी ने एक पूजा करी और उसके बाद चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव का रहने वाला हूं। और जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो घटना मेरे दादाजी के साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी। दरअसल आज से 20 साल पहले की बात है। एक बार मेरे दादाजी किसी काम से शहर गए हुए थे, तो शहर से वापस गांव लौटने में उनको रात के लगभग 9 बज गए। मेरे दादाजी गांव के बाहर वाली सड़क तक तो टैक्सी से आ गए थे, लेकिन उस समय गांव के अंदर कोई भी टैक्सी नहीं चलती थी, इसलिए मेरे दादाजी को गांव के अंदर अपने घर तक पैदल ही जाना था। मेरे दादाजी अंधेरे रास्तों से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। दादाजी गांव के थोड़ा अंदर गए ही थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे दादाजी ने इधर उधर नज़र घुमाई तो उन्हें अपने से थोड़ी दूर पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उस बच्ची की उम्र तकरीबन 6 साल रही होगी और वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर रो रही थी। दादाजी ने सोचा कि शायद गांव की ही कोई बच्ची होगी जो रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गई होगी। फिर मेरे दादाजी उस बच्ची के पास गए और उन्होंने उस बच्ची से कहा कि बेटी, तेरा नाम क्या है और तू यहाँ क्या कर रही है। दादाजी की इस बात पर उस बच्ची ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर दादाजी ने उस बच्ची से कहा कि बेटी बता, तेरा घर कहाँ है, मैं तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूंगा। फिर भी उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दादाजी ने सोचा कि शायद बच्ची डर गई है, इसलिए उन्होंने बच्ची से कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज की रात तुम मेरे घर पर सो जाओ और कल सुबह ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद दादाजी ने उस बच्ची का एक हाथ पकड़ा और आगे चलने लगे। फिर उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मेरे दादाजी ने चलते चलते ही पीछे की तरफ नज़र घुमाई। उन्होंने देखा कि वो बच्ची तो वहीं पर खड़ी है जहाँ पर उन्होंने उस बच्ची को पहले देखा था। फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस बच्ची का हाथ भी लंबा होता जा रहा है। ये सब देखकर मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने जल्दी से उस बच्ची का हाथ छोड़ा और बहुत तेज़ी से वो वहाँ से भागे। उसके बाद दादाजी अपने घर चले गए। फिर अगले ही दिन दादाजी को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। दवा खाने के बाद भी उनका बुखार उतर नहीं रहा था। फिर दादाजी एक पंडित जी के पास गए और उन्होंने पंडित जी को उस रात की सारी घटना बता दी। फिर पंडित जी ने दादाजी को एक माला पहनने को दी, जिसके बाद दादाजी ठीक हो गए। इस घटना के कई दिनों बाद दादाजी को पता चला कि जिस बच्ची के भूत को उन्होंने उस रात देखा था वो बच्ची उसी जगह पर एक तूफान में पेड़ के नीचे दबकर मर गई थी।
तब से उसी की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इन कहानियों के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिख रहे उस घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।